नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कल गुपकार अलायंस की मीटिंग होने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पहले महदूद रहती थी। महदूद इसलिए रहती थी कि सिर्फ अपने सदस्यों को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार बहुत सारे लोगों को जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको बुलाया जा रहा है और देखते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन आपको बताते चले कि आज सज्जाद गनीलो ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सैलाब आते रहते हैं और बड़ी बात यह है कि पीडीपी ने भी ये कहा है कि हम जो मीटिंग्स कर रहे हैं, जहां पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं। एक और शगुफा पीडीपी ने छोड़ा है। पहले हम बताते हैं कि सज्जाद गनीलो ने क्या कहा, फिर हम बताते हैं आपको बुखारी, सोहेल बुखारी जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने क्या कहा। पॉलिटिकल पार्टियां तो हमेशा तैयार रहती हैं, लेकिन हमारी कोशिश हो रही है कि ब्लेंड करें एक्सपीरियंस विद यूथ। तो जैसे मुश्ताक साहब का ही हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ के लिए भी जो है एक स्पेस रहे पार्टी में, नए लोग आएँ। और ये तो एक सर्कल चलता है लाइफ का, ऐसे ही सोसाइटी का, ऐसे ही पॉलिटिक्स का, दैट हम जो है ग्रूम करें यंगस्टर्स को। इनने पहले भी काफ़ी काम किया है, हम जो पता कराया, देखा, सुना, तो ग्रूम करें यंगस्टर्स को फॉर अ फ्यूचर रोल इन पॉलिटिक्स। वो मीटिंग करें, बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त जो है 3 साल से शायद पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हम हों या वो हों, वो लोगों से मिलें, लोगों से रब्ता रखें। एलिनेशन अच्छी नहीं है। ये J&K स्टेट हमारी स्टेट है, हमने यहाँ रहना है, हमने यहाँ मरना है, हमारी कब्र यहाँ होगी, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस J&K स्टेट। ये जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में दिल्ली में है या जो गवर्नर का एस्टैब्लिशमेंट, ये तो टेम्पररी है। वी आर द परमानेंट पीपल। हमें ख्याल रखना है अपने लोगों का, हमें किसी भी हालत में राब्ता नहीं तोड़ना है। बाकी ये उतार चढ़ाव, सैलाब आते हैं सियासत में। जैसे आज एक सैलाब है, 3 साल से जो पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, अफसर राज है। तो ये एक वी हैव टू, बट बहरहाल वो अफसर तो उनका रिटायरमेंट के बाद घर चले जाएंगे, हम तो रिटायरमेंट के बाद भी इधर ही हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पीपल। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ सबको आना पड़ेगा। ये एक यूथ की आवाज़ है, एक यंगस्टर लीडर की आवाज़ है, और हम सब लोगों ने यही मतलब हमारे कश्मीर के सब यूथ को ये एक सोच होनी चाहिए कि हम एक यूथ को ही आगे बढ़ने का मौका देने के। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैंने क्यों इस मतलब पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया। मुझे लगा कि जो आज के दौर में अगर कोई कश्मीर की बात या किसी मुद्दे पे बात चल रही है, वो तो सज्जाद साहब भी कर रहा है और कोई नज़र ही नहीं आ रहा है इस मसले में। जी, कोशिश करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे और इंशाल्लाह फील्ड में जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, अपने यूथ को इकट्ठा करेंगे और सज्जाद साहब का भी साथ रहेगा इंशाल्लाह। दर्शकों, जैसे कि हमने बताया कि कल का दिन कश्मीर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, 24 तारीख है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जैसे सज्जाद गनीलो और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, और हमारे हिलाल हंजूरी जो सीनियर न्यूज़ एडिटर है हमारे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पे। सज्जाद, हमें ये बताइए, हिलाल हमें ये बताइए कि क्या कल की जो मीटिंग है गुपकार अलायंस की, वो एक्सिस्ट करती है? क्या कल मीटिंग होने वाली, क्या उम्मीदें हैं आपको? जी बिल्कुल, कल की जो गुपकार अलायंस की जो मीटिंग है, ये काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये आज तक की जितने भी मीटिंग गुपकार अलायंस की हुई हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि हर किसी पार्टी से कहा गया है कि वो अपनी पार्टी से तकरीबन 50% कल इस मीटिंग में लाए। जी, मीटिंग नहीं रहेगी, कोई खास इजलास नहीं रहेगा, बल्कि कन्वेंशन रहेगा। राइट। इसमें आइंदा की स्ट्रेटेजी को लेकर भी बात होगी और जो मौजूदा सूरत हाल है कश्मीर के अंदर, खासतौर पर सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल है। न सिर्फ इतना, बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में और इशारों में अगर देखा जाए जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, जी, उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी कॉन्फिडेंस क्या हो गए और सियासी सफर क्या कुछ करने की जरूरत है और किन चीजों को लेकर सरकार को आमादा किया जाए और आइंदा का क्या लाहेमल रहेगा, उस पर कल गुफ्तगू होगी।
और ये मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि PhD के प्रेसिडेंट है जी। उनकी हाईजर पर मुनक़िद होगी, जिसमें महबूब मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तारिगानी, जस्टिस हसन मसूदी और दीगर लोग भी मौजूद रहेंगे। यानी गुफ्तार एलान की जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जो मेंबरान हैं उनके, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ हर किसी पार्टी के कम अज कम 50 डेलीगेट जो है वो यहाँ पर कल मौजूद रहेंगे। तो इस एतबार से कल की मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि PDP का ये स्टेटमेंट आना कि वो इलेक्शन के लिए अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हो? कहीं वो जी देखिए, जो आज बडगाम के अंदर एक कन्वेंशन हुआ जिसमें पार्टी के तर्जमान आला सुहेल बुखारी का ये स्टेटमेंट है कि ये जो आउटरीच है या पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है, यूथ के साथ इंटरेक्शन है, इसको करने भी इलेक्शन के साथ एसोसिएट ना किया जाए, पर इलेक्शन के दावे से ना ये एक बड़े मकसद के लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 है या उसकी रेस्टोरेशन के हवाले से जो आप PhD का मौका बना है या PhD का मौका बना है, तो उस पर कहीं ना कहीं एक पहल की जा रही है कि पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट इस हवाले से हासिल किया जाए और शायद इशारों में जो सुहेल बुखारी है उनका इंडिया ये था इस मकसद, यानी इस मकसद को वो बहुत ही अजीब समझते हैं इलेक्शन से ज़्यादा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंचना चाहते हैं और उन्हें वो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के जो मुज़र असरात है, जो डिसएडवांटेज है, वो ज़्यादा बयान करते हैं और उसके फायदे क्या थे वो भी उन तक वो मालूमात पहुँचाते हैं। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि सज्जाद गनी लोन की ये स्टेटमेंट, उनका ये कहना है कि इस तरह के सलाह आते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी दिल्ली से बड़ी नजदीकियां हैं? देखिए, कोई शक नहीं है, जब सज्जाद गनी लोन पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्तार डिक्लेरेशन से इलाहा हुए तब से ही सियासी मुबसरीन भी ये मानते हैं कि जो एसोसिएशन है वो PhD को छोड़कर दिल्ली के साथ उनकी हो गई है। जी। कुछ लोग इसे बीजेपी की बी टीम के नजर से भी देखते हैं, लेकिन एक सियासत है और सियासत से हर किसी को कहीं भी जाने का हक है और कहीं पर भी किसी तरह की बात करने का भी हक है। हर किसी की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन सज्जाद गनी लोन की जनत से जो आज का भी स्टेटमेंट आया है, जी। उन्होंने भी ये कहा कि नई दिल्ली के साथ मिलकर हमें काम करना होगा और लोगों के लिए काम करना होगा और जो अफसरशाही है या गवर्नर इंतजाम है, ये कभी भी मुतबादिल एक डेमोक्रेटिक सरकार का नहीं हो सकता है। क्योंकि सज्जाद गनी लोन ने इससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या इससे पहले भी जो मीटिंग्स हुई हैं, उसमें उन्होंने ये बात जोर देकर कही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट एस्पेक्ट से कोई काम नहीं हो रहा है और लोगों के अंदर जो सरकार के तई अभी बदगुमानी है या सरकार के तई जो नाखुशी है, उसका इजाला सिर्फ एक डेमोक्रेटिक सरकार ही कर सकती है। यानी कहीं ना कहीं सज्जाद गनी लोन का फोकस जो आज है वो इलेक्शन पर है, स्टेटहुड को लेकर है और उसके साथ साथ उनका यही मानना होगा कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म होना चाहिए और उसके बाद स्टेटहुड मिल जाए और स्टेटहुड के साथ ही यहाँ पर इलेक्शन कराए जाए ताकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आवाम की नुमाइंदगी जो है जमीनी स्तर पर कर पाए। फिलहाल मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ, हमेशा मेरा मन करता है कि कौन करीबी है, दिल्ली से कौन ज्यादा करीबी है, अल्ताफ बुखारी या गनी लोन? आपका बड़ा तजुर्बा है, बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। इसमें कोई शक नहीं है, सज्जाद गनी लोन की अपनी अहमियत दिल्ली के अंदर है और जी। नरेंद्र मोदी को बड़े भाई साहब की नजर से देखते हैं और उसके साथ साथ अपनी पार्टी के जो सरबराह है सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, उनकी भी काफी कुर्बत जो है दिल्ली के साथ है, क्योंकि उनका भी मानना है कि जो कुछ पॉसिबल है विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो दिल्ली सरकार से ही है। तो इस वजह से नजदीकी हम इस एतबार से कहते हैं और उन्हें कोट अनकोट करके कि दोनों की नजदीकियां दिल्ली के साथ इस एतबार से हैं कि जो कुछ मिलना है तो दिल्ली से ही मिलना है। जी, आखिरी खत्म होना चाहिए और उसके बाद स्टेटहुड मिल जाए और स्टेटहुड के साथ ही यहाँ पर इलेक्शन कराए जाए ताकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आवाम की नुमाइंदगी जो है जमीनी स्तर पर कर पाए। फिलहाल मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ, हमेशा मेरा मन करता है कि कौन करीबी है, दिल्ली से कौन ज्यादा करीबी है, अल्ताफ बुखारी या गनी लोन? आपका बड़ा तजुर्बा है, बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। इसमें कोई शक नहीं है, सज्जाद गनी लोन की अपनी अहमियत दिल्ली के अंदर है और जी। नरेंद्र मोदी को बड़े भाई साहब की नजर से देखते हैं और उसके साथ साथ अपनी पार्टी के जो सरबराह है सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, उनकी भी काफी कुर्बत जो है दिल्ली के साथ है, क्योंकि उनका भी मानना है कि जो कुछ पॉसिबल है
विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो दिल्ली सरकार से ही है। तो इस वजह से नजदीकी हम इस एतबार से कहते हैं और उन्हें कोट अनकोट करके कि दोनों की नजदीकियां दिल्ली के साथ इस एतबार से हैं कि जो कुछ मिलना है तो दिल्ली से ही मिलना है। जी, आखिरी सवाल पूछूंगा, हुर्रियत पे बैन की बात, कितना रिएक्शन है कश्मीर में? बिल्कुल, क्योंकि ये टीमें वो यहाँ चल रही थी, कुछ एजेंसीज की जानब से या कुछ अखबार की जानब से इस तरह की खबरें भी चलाई गई हैं कि मुमकिन तौर पर JKLF और जमात इस्लामी की तर्ज पर जो हुर्रियत के दोनों फैक्शन हैं उन पर पाबंदी आयद की जा सकती है, उन्हें बैन किया जा सकता है। लेकिन इन खबरों और अफवाहों के बीच ही आज मीरवाइज जम्मू कश्मीर या हुर्रियत एन के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की जमात का आज रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा कि वो हर सूरत में जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशन की तर्जुमानी करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनका मौक़िफ़ इससे पहले भी यही रहा है कि मसले कश्मीर का हल मुज़ाकरात यानी बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। जी, वो इस मौके पर इससे पहले भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी इसकी वकालत करते रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने चूंकि जो सरकार की तरफ से हाल ही में कहा गया है कि जो मेडिकल फीस का कोटा है जिसका इस्तेमाल उनका मानना है कि यानी उन एस्पिरेंट से पैसे दिए जाते थे और उसके बाद उसका इस्तेमाल मिलिटेंसी के लिए किया जाता था, तो उससे अपना पुल उठाते हुए मीरवाइज कश्मीर की जानब से या हुर्रियत की जानब से आज बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया है और उन्होंने इससे प्रोपेगेंडा से ताबीर किया है और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी शिकायत उन पर नहीं होगी और ना ही उन्होंने इस तरह का पैसा किसी गलत चीज के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि उनका ये मानना है कि पाकिस्तान को छोड़कर सऊदी अरब, मलेशिया और दीगर मुल्कों के लिए भी उनकी रिकमेंडेशन वहाँ की सरकारों को, वहाँ की मेडिकल कॉलेज को की गई हैं ताकि जो फाइनेंशियली कमजोर लोग हैं उन्हें वहाँ पर सीट के अंदर अरेंज किया जाए, उन्हें वहाँ पर एकोमोडेट किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने सरकार या इन खबरों की तरदीद करते हुए इसे एक प्रोपेगेंडा कहा है। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हमारे सीनियर न्यूज एडिटर हिलाल हिंजूरी ने हमें बताया कि किस तरीके से रिएक्शन हुआ है कि अगर सेपरेटिस्ट हुर्रियत पर बैन लगाया जाता है तो क्या रिएक्शन होगा। लेकिन हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इसका वेलकम किया है और साथ ही साथ अपनी पार्टी ने भी इसका वेलकम किया है कि अलगाववाद की परिभाषा इस वक्त जरूरी नहीं है, पहले कश्मीर की आवाम को देखना है, जम्मू कश्मीर की आवाम को देखना है। बहुत जल्द भारत सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के अंदर बैन करने जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन कश्मीर के अवाम के लिए। आज तक हुर्रियत के लीडर्स, चाहे अली शाह गिलानी हो, चाहे मीरवाइज उमर फारूक हो, इन लोगों ने कश्मीर के बच्चों के हाथों, यूथ के हाथों में पत्थर दे के अपनी राजनीति खेली है। बच्चों को MBBS के जानसा दे के, उनके पेरेंट्स से बहुत बड़ा अमाउंट लेके उनको पाकिस्तान में MBBS करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन जब वो बच्चे आते थे तो वो मिलिटेंट की ट्रेनिंग करके आते थे, वहाँ पे कोई कॉलेजेस नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। तब उन पेरेंट्स के हाथों से सब कुछ जा चुका होता था। इन्होंने बहुत गुनाह किए हैं कश्मीर के अंदर और उन गुनाहों की अब इनको कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत सरकार इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी और आज कश्मीर का आवाम ये चीज़ जान चुका है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो चीज़ उनके लिए सोच रहे हैं बहुत सही सोच रहे हैं। आज कश्मीर के आवाम के अंदर एक खुशी की लहर होगी दिलों में, क्योंकि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे खोए हैं इन लोगों के हाथों, आज उन लोगों की जो बददुआएं हैं वो इनको लगी हैं और वो लोग इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, ये अभी तो जिस खबर का आप हवाला दे रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स में ये छपी है और ये अभी मुझे लगता है प्रीमेच्योर होगा इस पे कुछ भी कहना, पर चूंकि सरकार ऐसी एक के हवाले से कोई अभी पुष्टि नहीं आई है और ये स्पेकुलेटिव अभी खबर है। पर जहां तक हमें लगता है कि जो इसका बेसिस बना, जिस तरह से जो मेडिकल कॉलेज में की सीटों के एवज में पैसा लिया गया और उसको टेरर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया गया, मुझे लगता है ये बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है जो शुरू हुआ और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है NIA ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया भी है और उसमें और भी जो लोग मुलविस हो उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, हुर्रियत का जो रोल रहा है वो हम सब लोग जानते हैं कि वो एक सेपरेटिस्ट जो वॉइस था कश्मीर में उसकी बात करते आए हैं और वो
कई दफा सरकारों ने, चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, NDA 1 हो, चाहे उससे पहले UPA की सरकारें हों, उसके बाद की हों, उन्होंने उनके साथ कई वार्तालाप भी की हैं कश्मीर के मसले को लेके, और उसमें से उस एक राजनीतिक दल का इस तरह की टेरर एक्टिविटी में मुलविस होना डायरेक्टली, मुझे लगता है पूरे उस संगठन को संदेह के घेरे में लाता है। लगता है ऐसे संगठनों पे कार्रवाई होनी बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल ये प्रेरोगेटिव जो है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेवारी जो है, ये केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार अगर इस बारे में कुछ सोच रही है तो तथ्यों के आधार पे सोच रही होगी, पर मुझे लगता है समय आने पे जब कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाएगा तो उस पर हम अपनी उचित प्रतिक्रिया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव आने वाले हैं, चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अच्छा तरीका आता है कि किस तरीके से इनको बुनना है, और शायद यही एक वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इस तरीके का ट्रेंड छेड़ा जा रहा है। पहली बात यह है कि जो संगठन है ये जरूर मार्ग सपोर्ट जो है वो मिलिटेंसी या टेररिज्म को जरूर उनका था, लेकिन एक तरफ तो बंदूकधारी जो बंदूक की बात है सुनते हैं और बंदूक से ही बोलते हैं, उनके मुकाबले में ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, ये पॉलिटिकल आउटफिट उनकी थी, ये जरूर उनको समर्थन करते थे, लेकिन वो एक फोरम था कि उसके माध्यम से जब भी कहीं बातचीत या उसका कोई रास्ता होता, इसलिए वो रखे गए थे जो कम से कम वो बातचीत तो करते। और हालांकि पिछले कुछ अर्से से उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव था मिलिटेंसी का, पाकिस्तान का, और वो बातचीत के रास्ते पे नहीं आए और ना ही कोई बातचीत हुई, इसलिए उनकी सपोर्ट तो वो है, लेकिन जहाँ भी मिलिटेंसी हुई, इंसर्जेंसी हुई, अल्टीमेटली उसका नतीजा जो है कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान में देख लो या वर्ल्ड में देख लो, उसका रास्ता कहीं ना कहीं उनको टेबल पे लाना पड़ा। टेबल ये तो पहले भी किया है बीजेपी की सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार ने, अडवाणी जी के साथ, तो टेररिस्ट जो है, जो नामी टेररिस्ट, उनके साथ भी बात हुई है, वो टेबल पे लाए और उन्होंने दिखाया, लेकिन यह कि वो कामयाब नहीं हुआ। दर्शकों, नेशनल कॉन्फ्रेंस की माने तो उनका भी ये कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कि अगर किसी पे आरोप है तो एक्शन लिया जा सकता है, अगर आरोप नहीं है, कोई आपके साथ एविडेंस नहीं है, आप सिर्फ चुनावी जुमले लेना चाहते हो, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से विफल रही है। बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है और हर एक फ्रंट पे सरकार लगातार विफल रही है। महंगाई एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी। देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान ने थोप दी है, जो प्रॉक्सी वार चल रहा है, उसको कवर करने के लिए पाकिस्तान ने ही जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नाम से एक पॉलिटिकल आउटफिट खड़ा कर दिया था, और दोनों मल्टी डायमेंशनल अप्रोच निभाकर पिछले 30 साल से कश्मीर में जो सोशोलॉजिकल फैब्रिक है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की। विशेष रूप से जो कश्मीर का नैरेटिव था उसमें एक एंटी इंडिया नैरेटिव को कहीं ना कहीं नोरिश करने का काम किया। सबसे बड़ी बात जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की, उन्होंने वायलेंस को लेजिटिमेट किया है, और मैं समझता हूँ दुनिया में कोई भी ऐसी तंजीम नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो वायलेंस को सोशलाइज करे, वायलेंस को लेजिटिमेसी दे दे। मेरा मानना है कि आज जब हुर्रियत के सभी आउटफिट्स पर बैन हो रही है, ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। हालांकि मेरा मानना है कि बहुत देर हो गई है, क्योंकि इस कारण से जो कश्मीर के यंगर जनरेशन का जो सेंसिटिविटी है वो बहुत बढ़ गया है। और आज जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने हुर्रियत को बैन लगाने की बात की है, इसका कश्मीर सोसाइटी की जो एक एस्पिरेंट सोसाइटी है वो भी स्वागत करती है, और मैं भी स्वागत करता हूं। दर्शकों, पीडीपी की बात करें तो पीडीपी का कहना है कि हालात खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए जी,
ये तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कोई नुमाइंदा इसके बारे में कह सकता है कि उनकी अपना पर्सनल क्या राय है। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन लगाना चाहती है, तो मुझे समझता है कि वो अंडर UAPA के तहत किसी भी संस्था को उनके पास पावर है और उस पावर का मिसयूज होना है या उसका यूज करना है, ये गवर्नमेंट के इख्तियार आते हैं, उनकी जुडिक्शन है। मिसयूज करें, यूज करें या उसको बेनिफिट के लिए लगाएं। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो हमारी जो फॉरेन अफेयर्स के मामला थे, पड़ोसी देश के बारे में, अफगानिस्तान का जो मामला बना, उसके बाद जो हमारी कूटनीति थी वो उसमें तब्दीली और शिफ्ट है। मैं समझता हूँ कि सरकार जो है ना वो अपना इंटरनल जो उनकी फेलियर है उसको ये कवर करना चाहते हैं। कभी आए दिन कोई ना कोई शगुफा छोड़ दिया जाता है। कभी 5 अगस्त 2019 के बाद एक छोड़ा गया जम्मू एंड कश्मीर में, कभी दूसरा छोड़ा गया, कभी तीसरा छोड़ा गया। अब ये कहा गया कि भाई जब DDC के इलेक्शन थे तो तब एक और शगुफा छोड़ा गया था। अब इलेक्शन यहाँ हो नहीं रहे, यहाँ लोग खुश नहीं है, जम्मू के लोग भी खुश नहीं है, कश्मीर के लोग भी खुश नहीं है, लद्दाख के लोग भी खुश नहीं है। तो अगर हुर्रियत पर बैन लगता है तो उसके पीछे गवर्नमेंट के पास क्या जवाजियत है, गवर्नमेंट खुद करेगी, दिखाएगी। और बैन लगाना है नहीं लगाना है गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, गवर्नमेंट लगाए। लेकिन इससे हालात जो है ना वो कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के हालात ठीक तो हो नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को वाजपेयी जी की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि कश्मीरियत के हिसाब से, जमहूरियत के हिसाब से देखना चाहिए और इंसानियत के हिसाब से देखना चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जब से UT बनी, किसी ने डिमांड UT के लिए नहीं की थी। कोर्ट्स के मामला सफ़र कर गए, कैट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना वो चल नहीं रहा है, यहाँ AFT बनी वो चल नहीं रही है, धर्म बरम हो गया, कोई भी मामला यहाँ ठीक ठाक नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, यहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, प्राइस राइज ज़्यादा हो गया, पेट्रोल प्राइस ज़्यादा बढ़ गई। सिर्फ यहाँ यही है कि दर्शकों, PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर के लोगों में नाराजगी बरकरार है। चाहे हम BJP की बात करें या फिर बजरंग दल की बात करें, राष्ट्रीय बजरंग दल की बात करें, दोनों ने ही आज अलग-अलग जगहों पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। तालिबान को लेकर के जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। महबूबा मुफ्ती हाय हाय, महबूबा मुफ्ती हाय हाय, महबूबा मुफ्ती हाय हाय। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। महबूबा मुफ्ती हाय हाय, महबूबा मुफ्ती हाय। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय हाय हाय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। महबूबा मुफ्ती हाय हाय, महबूबा मुफ्ती हाय हाय, भारतीय सेना जिंदाबाद, मुफ्ती हाय हाय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ है। जिस प्रकार से परसों महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है और उसने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया है और उसने ये कहा कि तालिबान की परिस्थितियां जैसी हैं वो ऐसी यहाँ पर भी हो सकती हैं और भारत सरकार को इसके परिणाम जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने देश विरोधी टिप्पणियां की हैं, हमारी सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस को
का मनोबल जो है वो गिराने की कोशिश की है। तो मैं महबूबा मुफ्ती जी से बता देना चाहता हूँ कि हमारी सेना किसी से डरने वाली नहीं है। जो आज का प्रदर्शन किया है वो तालिबानी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ किया है। पिछले दिनों जो उनका एक बयान आया था कि अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बर्दाश्त की हद हो चुकी है। आपको झेलते झेलते और ये जो तालिबान समर्थक जो बयान दे रहे हैं लगातार, मैं चाहता हूं, इनको कहना चाहता हूं कि 6 महीने अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान में छुट्टियां मनाने जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि तालिबान की असलियत क्या है। ये तो मुसलमानों के भी सगे नहीं है, वहाँ पे हजारों मुसलमान औरतों, बच्चियों और लोगों के कत्ल हो रहे हैं। ये उनकी सहमति उनके साथ नहीं है। ये हमेशा तालिबान और हमेशा पाकिस्तान और उग्रवादियों के हक में, इनके समर्थन में इनके बयान होते हैं। आज जो हमारा ये प्रदर्शन है, ये महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी के अध्यक्ष हैं और भूतपूर्व सीएम हैं JNK की, उनके खिलाफ है। उन्होंने परसों एक बयान दिया था कि तालिबान के हक में, तालिबान के फेवर में बयान दिया था कि कश्मीर में अगर कश्मीर में वही हालात बनेंगे जो तालिबान में बने हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। महबूबा को ये समझना चाहिए कि तालिबान और कश्मीर में बहुत फ़र्क है। अगर आपको ज़्यादा ही तालिबान प्यारा, 2 दिन वहाँ रह के देखो किस तरह के औरतों पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, औरतों की नीलामी की जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। लेकिन आपको तालिबान की बहुत फिक्र है और आप तालिबान मॉडल क्या कश्मीर में लागू करना चाहते हैं। क्यों छोटे छोटे बच्चों को आप उकसा रही हैं, कश्मीर के बच्चों को उकसा रही हैं, और वो बेचारे क्या करेंगे? आपकी बातों में आके गन उठा लेंगे, गन उठाएंगे, 24 घंटे में आर्मी इनकाउंटर कर देगी। क्यों बच्चों को बर्बाद करने पर आप तुले हो? महबूबा जी, ये भारत है, ये तालिबान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है। मोदी जी बैठे हुए हैं सेंटर में। जब तक मोदी जी है ना, तालिबान यहाँ का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।